गुड मॉर्निंग क्लास 8। एक एग्ज़ाम के बाद फिर से हम लोग को नए तरीके से नई पढ़ाई की शुरुआत करनी है। तो आज हम आपके बुक का जो उद्गम की जो किताब है उसके तृतीय पाठ यानी कवि का चुनाव पढ़ेंगे। कवि के चुनाव में सर्वप्रथम है क्या जानेंगे क्या सीखेंगे। चुनाव के लिए सही तरीक़ों का प्रयोग करना हम सीखेंगे कि कभी भी हमें किसी भी चीज़ के लिए अगर चुनाव करनी हो, चूज़ करना हो कोई चीज़ को, तो उसका क्या सही तरीका होना चाहिए वो हम जानेंगे। गुणों की सही पहचान करना, किसी भी इंसान से जब हम मिलते हैं तो उसके अंदर की खूबियों को अक्सर देखा जाता है हम मापने में हमसे गलती हो जाती है, तो किसी के सही गुणों की पहचान कैसे की जाती है उसको हम सीखेंगे। पाठ का भावानुसार वाचन और अर्थ ग्रहण, ये हिंदी के किसी भी पाठ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। बहुत ही ज़रूरी है कि आप उस पाठ का भाव के अनुसार ही वाचन करें। मतलब आप निर्भाव होकर या फीलिंग्स लेस होकर आप साहित्य की पढ़ाई नहीं कर सकते। साहित्य सब्जेक्ट जो है ना वो अपने आप में फीलिंग्स क्रिएट करता है। मतलब आप जब कोई कहानी पढ़ते हैं, कोई कविता पढ़ते हैं, उसके एक अलग रूप को देखते हैं, जानते हैं, तो आपका नज़रिया भी उस तरीके का होना चाहिए। आपको उसमें डूब के पढ़ना है, मतलब आपको उसके कैरेक्टर्स को, उसके भाव को अपने अंदर फील करना है। तो जब आप पाठ करेंगे तो आपके लैंग्वेजेस में, आपके उच्चारण में भी वो चीज़ें आनी चाहिए। वाक्यों का काल परिवर्तन, काल यानी टेंस, उसको कैसे हम चेंज करते हैं उसका हम परिवर्तन इस पाठ में सीखेंगे। भाववाचक संज्ञा क्या है, उसको कैसे बनाया जाता है तथा उचित सर्वनाम भरना, ये भी हम इस पाठ में सीखेंगे। अनुस्वार, अनुनासिक तथा नुक्ते का प्रयोग हम सीखेंगे, जो कि ये सभी ग्रामर का है, हिंदी का जो व्याकरण है उसका है, लेकिन हर साहित्य में हिंदी व्याकरण जुड़ा हुआ होता है तो हम उसको सीखेंगे। साथ ही साथ है कि वाक्यों को किस तरीके से शुद्ध अभ्यास करें वो हम सीखेंगे। ठीक है। और आओ करें तैयारी में क्या दिया हुआ है। कक्षा में कवि का चुनाव करना, प्रत्येक विद्यार्थी एक कागज़ पर कम से कम 4 पंक्तियों की कविता लिखें। सब अपनी अपनी कविताएं पढ़ें। विद्यार्थी स्वयं 10 सबसे अच्छे कवियों का चुनाव कर ले। ये 10 विद्यार्थी एक एक कविता दोहा लिखकर सुनाएं। बाकी विद्यार्थी निर्णय करें कि सबसे अच्छी कविता या दोहा किसका है, उसे कक्षा कवि की उपाधि दी जाएगी। अगर ये स्कूल खुला रहता तो ये बहुत ही मज़ेदार और रोचक चीज़ें था जो कि आप कर सकते थे। मतलब कविता हम सभी के अंदर बहुत सारी छोटी मोटी खूबियाँ छिपी रहती है। कोई बहुत अच्छा ड्राइंग कर लेता है, कोई बहुत अच्छा गाना गा लेता है, कोई कुछ सभी के अंदर रहता है। बिना टैलेंट का कोई किसी को भी ऊपर वाले ने इस पृथ्वी पर नहीं भेजा। तो अगर हमारी स्कूल खुली रहती तो हम इसको कर सकते थे ना। बहुत मज़ेदार और रोचक होता कि हम सभी अपने अपने पेजेस पर कविता लिखते और उसमें से चुनाव होता कि कौन सबसे अच्छा कविता लिख सकता है, और उसको एक इनाम भी मिलता कि कविता का सर्वश्रेष्ठ कवि का उपाधि, कक्षा के सर्वश्रेष्ठ कवि का उपाधि किसे मिलता है। तो ये बहुत अच्छी बात होती। चलिए कोई बात नहीं, ये नहीं है, लेकिन फिर भी हम कवि का किस प्रकार से, इस कहानी में हम कवि का किस प्रकार से चुनाव करते हैं वो हम देख लेंगे। तो कहानी ऐसे शुरू होती है कि चांद और सूरज के प्रिय महाराज ने अपने नौजवान मंत्री से कहा, चांद और सूरज का जो प्रिय महाराज था उन्होंने अपने नौजवान मंत्री से कहा, हमें अपने दरबार के लिए कवि की ज़रूरत है जो सचमुच का कवि हो। ऐसे सचमुच का कवि शब्द इसलिए कहा क्योंकि ऐसा नहीं कि हमें कोई भी ऐरा गैरा चलेगा, जो सच में कवि हो, जिसके अंदर कवि का भाव होता है उसे चाहिए। मैं आपको बताऊंगी आगे कि ऐरा गैरा कवि और कवि में क्या अंतर होता है, या फिर आप शायद खुद ही इस पाठ को पढ़कर समझ जाएंगे। दूसरे दिन नौजवान मंत्री जो था वो नगर में मुनादी करा दी। तीसरे दिन 1001 आदमी मंत्री के महल के नीचे खड़े थे। मतलब 1000 से भी ज़्यादा इंसान वहाँ पे आ चुके थे इंटरव्यू के लिए। कहते थे कि हम सभी कवि हैं। मंत्री ने 21 दिनों में उन सब की कविताएं सुनी और देखा कि सब सुंदर शब्दों, रसीले भावों से भरी थी। उनमें से मधु
की मिठास मिठास थी और यौवन की शोभा भी थी। मद भरी उपमाएँ भी थी और मन मोह लेने वाली अलंकार भी थे। मतलब एक कविता में जो कुछ भी होता है ना, उस कविता को रोचक बनाने के लिए, मधुर बनाने के लिए सभी गुण उन कवियों में मौजूद था। क्योंकि एक कवि का गुण ये नहीं होता सिर्फ कि कविता लिख दे, उसे किस प्रकार से वो प्रेजेंटेशन करता है, उसे किस प्रकार से पेशकश करता है, किस प्रकार से उसका वाचन करता है, किस प्रकार से उसे गा के सुनाता है, वो भी कवि की एक निराली सी अदाएँ मानी जाती हैं कि वो किस प्रकार से उसे पेश करता है। बहुत ही निराला होता है उनका स्वभाव। तो ये सारी उपमाएँ जो थीं उनमें एकदम से भरी पड़ी थी। मगर इनमें से सर्वश्रेष्ठ कौन? सर्वश्रेष्ठ को चूज़ करना था, ये तो बहुत बड़ी बात है। अब इनमें से सर्वश्रेष्ठ कौन कैसे पता चलेगा? नौजवान मंत्री इसका फैसला ना कर सका। उसने 1 दिन सोचा, 2 दिन सोचा, 3 दिन सोचा, चौथे दिन उसने फूल की पंखुड़ियों के कागज़ पर सुनहरे रंग से 1000 कवियों का नाम लिखे। अब उन सब में से 1000 कवि ये चुन चुके थे और यह नाम सूची महाराज की सेवा में उपस्थित कर दी। अब महाराज को चाहिए था 1 कवि और इस महाराज मंत्री ने तो पूरे के पूरे 1000 कवि महाराज के सामने पेश कर दिया। महाराज को हैरानी हुई, बोले, क्या ये सब कवि है? मंत्री ने विनय सिर झुकाया और धीरे से जवाब दिया, मैंने उनकी कृतियाँ सुनी हैं और इसके बाद नामावली तैयार की है। अगर हमें 1 कवि की ज़रूरत है और 1001 हैं तो मैं चुनाव नहीं कर सका। वो कहने लगे कि मैंने इन सब की कृतियाँ सुनी हैं। कृतियों का अर्थ क्या होता है? रचना। जो वो लिखते हैं ना कवियाँ, उनको कहा गया कि उनके द्वारा बनाई गई जो भी कविताएं थी उनको कृतियाँ कहा गया। नामावली का अर्थ होता है नेम लिस्ट, यानी जिस पर नामों की सूची बनाई जाती है। तो उन्होंने कहा कि मैंने सबकी सुनी और मुझे लगा कि मैं इनमें से अगर एक को चूज़ करना है तो फिर मुझसे नहीं हो सका, क्योंकि सबके सब टैलेंटेड थे। अब महाराज ने क्या बोला? महाराज ने 1 घंटा विचार किया। पूरे 1 घंटा जो है महाराज ने सिर्फ विचार पर दे दिए। 2 घंटा विचार किया, 3 घंटा विचार किया और चौथे घंटे में फिर उन्होंने आज्ञा दी, इन सबको कैद कर दो। बड़े विचित्र से है ना, कैद कर दो। मतलब वो इतने अच्छे अच्छे कविताएं लिखे, वो राजा के दरबार का शोभा बढ़ाने के लिए इतने सारे कवि आए हैं और राजा कह रहे हैं इन सबको कैद कर दो। तो अब कह रहे हैं तो इसके पीछे वजह तो कुछ ज़रूर होगी। इन्हें कोल्हू चलवाओ। वो कोल्हू मतलब ये जैसे हम लोग बोलते हैं ना, कोल्हू का तेल निकालना, मतलब बैलों के सहारे वो जो तेल निकलवा जाता था, वैसा इंसानों के सहारे इनको चलवाने के लिए बोला जा रहा है। मतलब वहाँ बैल की जगह इंसानों को लगाने के लिए बोल रहा है और उससे तेल निकालो। हुक्म दे दो कि अब से जो आदमी कविता करेगा उसे हमारे शहर का सबसे बलवान आदमी कोड़े मार मार कर जान से मार डालेगा। और साथ ही साथ ये हुक्म देने के लिए कहा कि जो भी अब से कविता करेगा तो उसे कोड़े खाने पड़ेंगे और मतलब जो शक्तिशाली इंसान है वो कोड़े मार मार कर से मार ही डालेगा। मंत्री ने आज्ञा का पालन किया। अब वहाँ एक भी कवि न था, ना कोई काव्य की चर्चा करता था। लोग उन अभागों के संकट की कहानियाँ सुनते थे और हाल ही हाल अफसोस करते थे। 6 महीने बाद महाराज 1000 कवियों को कैद खाने में गए और उन सब की तलाशी की आज्ञा दी और 1001 कवियों में से 101 कवि निकले। और 6 महीने बाद जब महाराज उस जेल खाने में गए, क्योंकि उन्होंने आज्ञा दे रखा था कि कोल्हू चलवाना है और अगर कोई कविता करेगा तो उसको मार भी खाना पड़ेगा, तो उन सब का तलाशी लेना शुरू हुआ, सर्च करना। क्योंकि देखो, अब मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, जो कवि होते हैं ना वो बहुत निराले होते हैं, बहुत अनूठे होते हैं, या जो साहित्य से जुड़ा हुआ इंसान होता है ना वो अपने आप में बहुत अनूठा होता है। उसके अलग ही फीलिंग्स होते हैं, उसकी अलग सोच होती है। मैंने बहुत बार आप लोगों को क्लास में कहा कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। ये कहा ही इसलिए जाता है कि आम इंसान का सोच, आम मनुष्य की थॉट्स जिस चीज़ को जिस वे में नहीं देखता, उसका दृष्टिकोण, उसका विजुअलाइजेशन उस तरीके से वो नहीं करता जिस तरीके से एक कवि, एक साहित्यकार कर लेता है। उनके अंदर एक अजीब सी पावर होती है चीज़ों को देखने की, चीज़ों को बोलने की, महसूस करने की, और बहुत अलग होते हैं वो सबसे। और ठीक इसी तरह से मैंने आप लोगों को क्लास में और भी काफ़ी बार बताया कि जो लोग संगीत से जुड़े होते हैं, संगीतकार होते हैं, उनमें भी ये प्रतिभा होती है। मतलब वो इंसान के रूप में एक अलग इंसान होते हैं, वो काफ़ी इमोशनल होते हैं, वो
अलग होते हैं, उनकी दृष्टिकोण जो है ना बच्चों, वो बहुत अलग होती है। तो महाराज ने यहाँ पे आज्ञा तो दे दिया कि आप सबको कोड़े पड़ेंगे, कोल्हू चलाने पड़ेंगे, जेल में रहना पड़ेगा, मतलब बहुत सख्त उनके साथ सख्ती से पेश आया जा रहा था। लेकिन मैं यहाँ पे बता दूँ, जो कवि होगा ना, जो संगीतकार होगा, जो साहित्यकार होगा, जो पेंटिंग करना, जिसका जो अपना आर्ट रहता है, जिसकी जो अपनी पहचान होती है, वो उसे भूल नहीं सकता, वो उससे दूर नहीं रह सकता। तो छिपते छिपाते गुनगुनाते कभी तो 2 लाइन चंद कुछ तो लिखा होगा, कुछ तो ऐसे होंगे जो कि कर दिया होगा, अगर वो सच का कवि हो तो जब महाराज ने ऐसा आज्ञा दिया, तो जब तलाशी ले गई तो 1000 में से ज़्यादातर तो क्विट कर चुके थे, ज़्यादातर तो पीछे हट चुके थे, ज़्यादातर ने तो कविताएं लिखना छोड़ दी थी, लिखना तो छोड़ो बोलना भी भूल गए थे। लेकिन 101 कवि अभी भी ऐसे निकले जो छिपते छिपाते डरते डराते अपने प्रैक्टिस में ही रहे, वो उन्होंने कविताएं करने की दुस्साहस कर दी। अब जिन्होंने बंदी गृह में कड़ी योजनाओं के बीच रहते हुए भी रात के समय जाग जाग कर पहरेदारों से छुपा छुपा कर कविताएं की थी, यह ना सोचा था कि अगर महाराज ने उनके इस अपराध का पता लग गया तो उन्हें क्रोध उठेगा और इस राज्य का सबसे बलवान जो व्यक्ति होगा उन्हें कोड़े मार मार कर जान से मार डालेगा। मतलब अपने मृत्यु का भी इन्होंने परवाह नहीं किया, इन्होंने सबके नज़र से छिपाकर कविताएं कर ही ली। महाराज ने अपने मंत्री से कहा, तुमने देखा, यह 900 आदमी कवि न थे, नाम के भूखे थे। अब उन्होंने मंत्री को समझाया कि तुमने देखा, तुमने जिन लोगों को कवि कहा ये कवि तो थे ही नहीं, ये तो नाम के भूखे थे, इन्हें बस नाम चाहिए था। जब मैंने इन्हें कहा कि मैं इन्हें मारूंगा, इन्हें कुल्लू चलवाऊंगा, इनसे जेल में डालूंगा, तो ये अपनी कविता को इन्होंने त्याग दिया। अगर वो इनका पैशन होता, अगर वो इनकी आदतें होती, अगर वो इनके खून में होता, अगर वो इनसे मतलब नहीं रह सकते अपनी कविता से छोड़ के, या प्रेम होता उन्हें अपनी कविता को, तो लोग क्या करते, इस चीज़ की परवाह नहीं करते। जब आप किसी चीज़ को बहुत शिद्दत से चाहने लगते हो, किसी चीज़ को जब आपको लगता है कि वो मेरी पहचान है, मैं इस चीज़ से दूर नहीं रह सकता, तो आप क्या करते हो, चीज़ों की परवाह नहीं करते कि ये चीज़ें कैसे होंगी नहीं होंगी, आप बस करते हो। तो यहाँ पे इन लोगों ने परवाह नहीं करी कि इनको कोड़े भी खाने पड़ेंगे, इनकी मृत्यु भी हो सकती है। इन्होंने क्या करा, छिपते छिपाते अपने जो आदत था उसको इन्होंने बजाय रखा और ये कविता लिखते गए। इससे उन्होंने प्रूव कर दिया कि ये जो 900 व्यक्ति थे वो कवि न थे। उन्होंने कहा, इनको 6-6 महीने की तनख्वाह देकर विदा करो। अब राजा थे तो गलत कुछ तो कर नहीं सकते थे, तो उन्होंने क्या जवाब दिया कि ये लोग जिनकी मुझे जो पहचान करनी थी मैंने कर लिया, इनको 6-6 महीने का तनख्वाह दो और इनको यहाँ से जाने के लिए कहो। और 101 आदमी किसी हद तक कवि हैं, और वो उन्होंने कहा ये जो 101 आदमी मैंने चुनाव किया ये किसी हद तक कवि है, अभी भी किसी हद तक, मतलब संपूर्ण कवि नहीं। इनको रहने के लिए हमारे मोर महल रहने दो। उनको रहने के लिए उन्होंने मोर महल दिया, मतलब मोर महल राजा के इस महल का सबसे अच्छा सा हिस्सा था, और देखो किसी भी तरह की इन्हें तकलीफ़ ना हो, उन्होंने ये भी आज्ञा दिया। मंत्री ने ऐसा ही किया। अब ये कवि अच्छे कपड़े पहनते थे, अच्छा भोजन खाते थे, दिन रात रास रंग में लीन रहते थे। लोग इन्हें ऐसो आराम की कहानियाँ सुनते और अपने दुर्भाग्य पर ठंडी आहें भरते थे। अब उन्हें मोर महल में अच्छी अच्छी खाने पकवान सब कुछ मिलने लगे, ऐसो आराम, रंग रास के गाना नाच सब कुछ इन्हें देखने, फुल टू एंटरटेनमेंट इनको यहाँ पे मिलने लगा, सभी कुछ आराम के सामान इनको यहाँ पे मिलने लगे। और जो लोग बाहर चले गए थे वो लोग इनके तकदीर पर अफसोस किया करते थे, ठंडी आहें भरा करते थे कि हाय हमने क्यों छोड़ दिया, अगर हम भी कविताएं लिख लिए होते या बोल दिए होते या गुनगुना लिए होते तो आज हम भी मोर महल के लुत्फ़ उठा रहे होते। 6 महीने बाद महाराज ने अपने मंत्री के साथ एक बार फिर 100 कवियों के मोर महल में गए और उन सब के सामने बुलाकर तुमने बेपरवाही से 6 महीने में क्या कुछ कहा है, हम सुनना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि तुम लोगों ने जो बेपरवाही से 6 महीने गुजारा, इसमें तुम लोगों ने क्या किया, क्या कहा, ये अब मैं सुनना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ। तो 101 आराम दासों में से सिर्फ एक ऐसा था जिसने मोर महल के इंद्र सभाओं को में कोई भी भाग न लिया था और मन के उद्गार के शब्दों में बांधता रहा। वो
एक ही उतने सारे में एक ही ऐसा इंसान था जिसको मोर महल का आराम पसंद नहीं था, जिसको मोर महल का जो रास रंग था, इंद्र सभा था, जहाँ पर कि इतने सभी लोग नृत्य और संगीत का लुत्फ़ उठाया करते थे। एक ऐसा इंसान था जिनको ये सब कुछ पसंद नहीं था। वो क्या करता था, अपने शब्दों को ही, अपने मन के उद्गार में शब्दों को बांधता रहता, कुछ बनाने की कोशिश करता। मतलब उसे अपने पैशन से प्यार था, उसे अपनी जो लुत्फ़ थी कविताएं करने का, उससे प्यार था। देखो, जब आप कुछ भी करते हो ना, ड्राइंग, और किसी बच्चे को पढ़ाई बहुत पसंद है, तो देखा जाता है वो बच्चा जब शादी वाले माहौल में भी चला जाता है, किसी जश्न वाले माहौल में चला जाता है, दुर्गा पूजा है या कुछ भी है जहाँ पर कि एंटरटेनमेंट चल रहा है, लोग बातें कर रहे हैं या कुछ भी, वो बच्चा घर के किसी कोने में बैठकर पढ़ाई कर रहा होता है, क्योंकि उसे अपना पसंद है। कुछ से अगर कुछ नहीं तो स्टोरी बुक ही पढ़ रहा होता है, क्योंकि उसे पढ़ाई पसंद है। कोई संगीत प्रेमी है, कोई बच्चे को संगीत बहुत पसंद है, तो बस कुछ भी, वो काफ़ी गम में है तभी गुनगुनाएगा, आँख से आंसू आ रहे हैं तभी भी गुनगुनाएगा, वो बहुत खुश है तभी भी गुनगुनाएगा। इससे पता चलता है कि उसे संगीत से बहुत अटैचमेंट है। कोई चित्रकला किसी को बहुत पसंद है, ड्राइंग बहुत पसंद है, तो वो क्या करता है, उसको कितनी भी तकलीफ़ हो, वो नहीं भी, उसका एग्ज़ाम्स आने वाले कुछ भी, वो क्या करता है, छोटा मोटा ड्राइंग कर ही लेता है। मम्मी पापा से मार पीट भी खा लेता है, अभी क्या ड्राइंग करने का समय है, ये वो, लेकिन फिर भी क्या करता है, वो सबसे छुपते छुपाते थोड़ा सा अपना शौक़ पूरा कर ही लेता है। इसी को तो शौक़ कहते हैं, पैशन कहते हैं। पढ़ाई जो है भगवान ने सबके लिए दिया है, लेकिन एक्स्ट्रा जो है, मतलब जो भी कला मैंने कहा, वो सबको नहीं मिलता है, वो तो किसी किसी गॉड गिफ्टेड पर्सन को ही मिलता है। तो ये जो कवि था, इसको अपने से बहुत लगाव था, ये अपने शब्दों का उद्गार को ये बांधता रहा, उसे कोई मतलब नहीं था इतने सब कुछ, इन सभी चीज़ों से। वह एकांत में बैठकर आप ही अपनी कविताएं पढ़ता, आप ही खुश होता। अब कोई है नहीं, सभी कोई तो इंद्रजाल में मस्त है, सभी संगीत सुनेंगे, नृत्य देखेंगे, तो वो उसका कविता कौन सुनेगा। तो वो क्या करता, अपने आप ही कविता लिखता और अपने आप ही खुश होता। जहाँ उसकी कविता ख़राब होती वहाँ अपने आप ही सुधारता, सब कुछ वो अपने आप करता। जैसे जंगल में मोर आप ही नाचता है, आप ही देखकर खुश होता है, ठीक उसी प्रकार ये भी अपना काम खुद ही कर रहा था। चाँद और सूरज के प्यारे महाराज ने नौजवान मंत्री से कहा। अब चाँद और सूरज के जो प्यारे महाराज थे, उन्होंने अपने नौजवान मंत्री से कहा, यह 100 आदमी भी कवि न थे, आराम के भूखे थे। जब यह कैद थे, इनकी आंखों में अपनी दुर्दशा रोती थी। चूँकि उस वक्त इनका जीवन बहालों से खाली था, इसलिए उन दिनों ने अपना जीवन प्यारा न लगता था। उस समय इन्होंने कविता की और उनमें अपने भाग्य के अंधेरे और अंधेरे के भाग्य का रोना रोया। क्योंकि देखो, जब हम तकलीफ़ में होते हैं ना, बहुत ऐसा देखा जाता है लोगों को कि जिन लोगों को डायरी लिखने की आदत होती है, तो बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा जाता है, जब वो तकलीफ़ में होते हैं ना, अकेले पड़ जाते हैं या कहीं से भी कुछ भी उनको चोट लगी हुई है, मन के बारे में बोल रही हूँ कि उनका मन उदास है, तो वो लिखना शुरू करते हैं अपनी आप बीती। देव मारे पेन लेते हैं, डायरी लेते हैं, और मेरे साथ ये हुआ, मुझे ये तकलीफ़ हुई, उसने मुझसे ये कहा, उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, मेरे बारे में नहीं सोचा, मतलब बहुत कुछ ऐसा अपने बारे में। तो ये स्वार्थी लोग होते हैं, बहुत कुछ लिख जाते हैं, ऐसा सोचते नहीं है कि इसका भी एक अलग पार्ट हो सकता है, दूसरे का क्या है, नहीं। और अगर आपको, जब आप वो खुशी में होते हैं, जब उनको तकलीफ़ नहीं होती है, जब उनका जीवन एकदम से नॉर्मल चल रहा होता है, आराम चल रहा था, तो उस वक्त वो डायरी नहीं लिखते। देखा जाए ऐसे इंसान का आप अगर डायरी चेक करोगे तो आपको दिखेगा कि वो पर्टिकुलर जिन जिन दिन तकलीफ़ में रहे या जिन जिन समय पर उनके साथ कुछ गलत हुआ, वो उसी को लिखते गए, और जब वो खुश रहे तब इस डायरी को भूल गए। मतलब क्या कि लिखने का भी दो तरीका होता है। एक वो लिखना होता है कि आप, वो होता है ना, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि मित्र कैसा हो, तो मित्र वो हो जो आपके साथ, आपके दुख में भी साथ दे और सुख में भी साथ दे। तो अगर आप किसी डायरी को अपना मित्र बनाते हो, तो उसको सुख में भी अपने साथ में जोड़ो ना, उसको दुख में भी जब आप जोड़ ही ले रहे हो, उसको अपनी उस पन्नों को, उस कलम की सिहाई को जब आप साक्षी अपने आंसुओं का बना रहे हो, आप साक्षी अपनी तकलीफ़ों का बना रहे हो, तो अपनी खुशियों को भी शेयर करो ना उसके साथ, अपनी खुशियों को भी बांटो ना उसके साथ। लेकिन लोग ऐसा नहीं करते हैं। अक्सर लोग क्या करते हैं, सिर्फ अपनी तकलीफ़ें बांटते हैं। ऐसा ही हम मित्र के साथ भी करते हैं। अक्सर देखा जाता है खुशी के दिनों में, सुखों के दिनों में हमें उतनी मित्र की ज़रूरत नहीं होती है, हम उतने नहीं होते हैं। लेकिन जब हम तकलीफ़ में होते हैं, हमारे पास आकर कोई 2 मीठे
मीठे बोल बोल दे, अगर वो में हमारा मित्र ना भी हो, तो हम अपना मन हल्का करने के लिए अपना रोना दुखड़ा लेके बैठ जाते, मेरे साथ ये हुआ वो हुआ। अक्सर जो लोग मेरे साथ ये हुआ वो हुआ का ज़्यादा ज्ञान बांटते हैं, वो अक्सर बहुत कमज़ोर होते हैं, देखा जाता है। क्योंकि उन्हें हमेशा दूसरों की सिंपैथी क्यों, अगर कुछ आपके साथ गलत हो रहा है तो आपको दूसरों की सिंपैथी की ज़रूरत ही नहीं है ना। आप अपने साथ हो रहे गलत को खुद ठीक कर सकते हो। इतनी कैपेबिलिटी है, होनी चाहिए आपको अपने अंदर, कि अगर मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है तो मैं उसको खुद से ठीक करूँ। दूसरों के सामने अपना दुखड़ा रोने से सिर्फ मजाक का पात्र बना जाता है और कुछ नहीं। तो यहाँ पे ये जो कवि थे, ये उस वक्त तकलीफ़ में थे, तो इन्होंने दुखड़ा रोया। किस रूप में दुखड़ा रोया? अपने कविता के रूप में। ये अपने कविता के रूप में बताते गए कि इनकी जो तकलीफ़ से वो गुजर रहे थे, और इनकी कविताएं उस वक्त किसी न किसी रूप में महाराज को इस बात को बता दिया था कि ये जो है, इन लोगों ने, इतने लोगों ने, 900 लोगों ने दुख वाली कविताएं लिखी, शायद एक या दो उनमें से था जो सुख वाली कुछ अच्छा कुछ कविता उसमें से लिख गया। इसीलिए महाराज के दिमाग में ये आइडिया आया या सोच आया कि अगर हम ऐसा करें कि इन लोगों को आराम दे दे तो हो सके इनका जो है कविता लिखना बंद हो जाए। और वही हुआ, जैसा कि महाराज ने बुद्धि से काम लिया और सोचा तो वैसा ही हुआ। सुख के समय के ये कलाकार नहीं रहे, इनको धक्के देकर महल से निकाल दो। तो महाराज ने कहा कि ये जो है सुख के समय के कलाकार नहीं है, ये काव्य और कल्पना की कला भूल गए हैं आराम पाकर, इनको जो है धक्के मारकर निकाल दो। पहले जो थे 900, उनको तो कम से कम 6 महीने का तनख्वाह मिला था, पर इन लोगों को क्योंकि ये आराम खोर थे, इनको आराम की लत लग रखी थी, तो ऐसे लोगों को ज़्यादा सूझबूझ से काम लेने की ज़रूरत नहीं है सोचकर महाराज ने क्या दिया आदेश कि इन लोगों को धक्के मारकर निकाल दो। इसके बाद महाराज ने उस साधु स्वभाव के बेपरवाह आदमी की तरफ इशारा करके कहा, यह सच्चा कवि है, इसके लिए दुख और सुख दोनों बराबर है। यह दुख की रात में भी कविता करता है और सुख के प्रभात में भी कविता करता है। यह मौत के काले रास्ते पर भी कविता करता है और जीवन की सुंदर घाटियों में भी कविता करता है। यह इसका स्वभाव है। तो अब इन्होंने चुना, कैसे चुना? तो एक कवि को देखकर कि अलग अलग सिचुएशन में क्या वो कविता करता है या नहीं करता है। ठीक उसी प्रकार जैसा कि मैंने पाठ के शुरू में ही आपको बताया था कि चुनाव, चाहे वो चुनाव किसी दोस्त का हो, चाहे वो चुनाव किसी भी चीज़ का हो, सही इंसान का चुनाव कैसे हम कर सकते हैं? समय देकर। लोग कहते हैं कि आपने तो समय बर्बाद कर दिया अपना। लोग कहते हैं कि शायद हंस भी ले लोग आप पर कि आप मूर्ख थे क्या, जो गलत चीज़ के पीछे समय दे रहे थे। आपको कभी कभी अपने आप को भी गलत लगेगा कि क्या मैं कर गया कि इतना ज़्यादा समय ऐसे गलत चीज़ों में दे दिया। लेकिन जब तक बच्चों आप समय नहीं दोगे ना किसी भी चीज़ के ऊपर, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत। क्योंकि जिस प्रकार मान लो कि किसी बच्चे को मैथमेटिक्स बहुत हार्ड लगता है, किसी को ग्रामर बहुत हार्ड लगता है, तो वो आपको कैसे पता चलता है? जब आप समय देते हो। जब आप मैथ सब्जेक्ट को काफ़ी समय दे रहे हो लेकिन वो आपसे नहीं हो पा रहा है, दैट मीन्स आपका दिमाग साइंस ग्रुप में या पर्टिकुलर मैथ्स ग्रुप में नहीं जा रहा है। कहीं ना कहीं आपको खामी हो रही है और आपको अपनी खामियों पर काम करना है। ठीक उसी प्रकार जब हम किसी इंसान का चुनाव अपने लिए करते हैं तो हमें उन्हें समय देना चाहिए। हम समय जब देते हैं तब हम देखते हैं कि क्या सुख में, दुख में, क्या जब आप खराब परिस्थिति से जा रहे होते हैं तब क्या वो इंसान आपका साथ देता है? अगर नहीं देता है तो वो फिर आपके लिए सही नहीं है, आपके दोस्त कहलाने के लायक भी नहीं है। क्योंकि सच्चा दोस्त भी आपको तकलीफ़ में अकेला नहीं छोड़ेगा। अगर कोई आपका सच्चा साथी हो, सच्चा दोस्त हो, तो अगर आप तकलीफ़ में हो तो वो आपकी तकलीफ़ को दूर करने की कोशिश करेगा। अपनी हर जोड़ लगाकर, अपना हर दिमाग लगाकर वो सोचेगा कि कैसे आपको उस तकलीफ़ से बाहर निकाला जाए। वो कभी भी आपको उस तकलीफ़ में अकेला नहीं छोड़ेगा। यहाँ पर कवि के साथ भी ऐसा ही हुआ। राजा ने कवि को हर माहौल में परखा, उनको सुख में, उनको दुख में, यहाँ तक कि मृत्यु के भय में भी उनको परखा, और तब पता चला कि यह जो है एक सच्चा कवि है। यह इसका जीवन है, इसके बिना यह नहीं रह सकता। कौन सा जीवन था? कविता। कविता के बिना ये जो है कवि नहीं रह सकता। यह सच्चा कवि है। इसे 1000 1 करोड़ों में हीरा है, मतलब आप करोड़ों में ये जो है हीरा है।
हमने इसे आज ही अपने दरबार के कवि नियुक्त किया। और राजा ने अनाउंस कर दिया कि मैं जो हूँ ये आज यहाँ पर बताता हूँ कि मैंने इसे कवि के रूप में नियुक्त कर लिया। हम इसे अपने मुँह मांगी तनख्वाह देंगे, जो भी ये मांगेगा, जितना भी मांगेगा हम इन्हें देंगे। इसका केवल इतना है कि हर रोज़ दरबार में आकर दोहा या कविता सुना जाए। अब राजा को ये चाहिए था कि ये बस हर रोज़ आए और दोहा या कविता सुना जाए। कवि ने दरबार में जाकर महाराज से एक दिन दोहा सुनाया, दूसरे दिन दोहा सुनाया, तीसरे दिन दोहा सुनाया, चौथे दिन जो क्या हुआ, लिख कर ये भेज दिया कि मुझे इस तरह कविताएं करने नहीं आती, मुझे इस तरह की कविता करने का कोई शौक़ नहीं है। मैं उदार कवि हूँ और किसी की मर्ज़ी का गुलाम नहीं। अब मैं आपको बोलती हूँ, अक्सर आपने देखा होगा जब आप कोई म्यूज़िक टैलेंट शो देखते होंगे कि संगीत को नहीं बांधा जा सकता, हवा को नहीं बांधा जा सकता। मैं आपको आज ये बताऊँगी, आप किसी भी जो कि एक अलग सा जो नेचर है, जैसे टैलेंट जिसको मैंने कहा, या जो आपका खूबी है, आप खूबी को नहीं बांध सकते। इस तरह के जो लोग होते हैं ना, जो साहित्य से जुड़े होते हैं, जो कवि होते हैं, जो संगीतकार होते हैं, ये बड़े मनमौजी होते हैं, ये अपने मर्जी के मालिक होते हैं। ये जो होते हैं ना, अपने आप में राजा होते हैं। इनको किसी की परवाह नहीं होती है, कौन मेरे बारे में क्या बोला, कौन मेरे बारे में क्या सोचा, किसकी क्या सोच है, वो इसकी परवाह करते ही नहीं है। वो अपना जीवन जीते हैं, उन्हें जो अच्छा लगता है वो करते हैं। और इन्हें, एक कवि को क्या अच्छा लगता है? कविता करना। उसको कैसा कविता करना अच्छा लगता है? जैसा वो चाहता है। पर्टिकुलर किसी इंसान के कहने पर उसे हर रोज़ पंक्तियाँ सुनाना पसंद नहीं है कि वो जाए राजा के दरबार में, राजा को खुश करने के लिए वो गाना सुनाए या कविता सुनाए। ऐसा किसी भी संगीतकार को या किसी भी सच्चे कवि को ये पसंद नहीं होगा, क्योंकि उनको मुक्त पसंद है, उनको मुक्ति पसंद है। जब उनका जो मन आया वो लिख डाले, जो मन आया वो बोले। और उनको सुनने के लिए अगर कोई ऐसा बोलता है कि आप मेरी मर्ज़ी का बोलो, तो उन्हें ये गुलामी पसंद नहीं है। तो इसने कह दिया। नौजवान मंत्री ने कहा, यह आदमी कितना भागा है, मतलब इतने हज़ारों में करोड़ों में उसे चुन के निकाला था राजा ने। उन्हें मुँह मांगी पैसे मिल रहे थे, जो भी उसे दरमा चाहिए था, फिर भी ये कह रहा है कि इसे नौकरी नहीं करनी है। मगर महाराज ने कहा, नहीं, ये अभागा नहीं है। अक्सर क्या होता है, हम नहीं समझ पाते उन चीज़ों को, लेकिन ये महाराज जो थे ये काफ़ी सूझबूझ वाले इंसान थे। ये जीवन के दृष्टिकोण का नज़रिया भी अलग रखते थे। एक सच्चे कवि की पहचान वही कर सकता है जिसको ये नज़र हो कि सच्चा कवि किसे कहते हैं, ठीक है। तो उसको वो पहचान करते हुए बोले कि ये कवि है। अगर आज तेरा पिता मेरा पहला मंत्री जिंदा होता तो साहित्य मंदिर कि इस पुजारी का पाँव पकड़ लेता। वो कहते हैं, मंत्री को बताया कि अगर तुम्हारे पिता जो मेरा पहला मंत्री थे, अगर वो ज़िंदा होते तो ये जो साहित्य का पुजारी है इसका पाँव पकड़ लेता। क्योंकि जो लोग मनमौजी होते हैं ना, जो लोग यूनिक होते हैं, जो अपने आप में बड़े एकदम से अलग से निराले होते हैं, सॉरी निठल्ले का अलग अर्थ होता है, निराले होते हैं, वो जो होते हैं ना, वो बहुत रेयर होते हैं, बहुत ख़ास होते हैं इस पृथ्वी पर। सभी इंसान आम तरीके के होते हैं, पर कुछ ऐसे देखना बहुत अलग होते हैं। तो वो अलग लोग जब हमें मिल जाते हैं ना, तो हमें अपनी ज़िंदगी से उन लोगों को जाने नहीं देना चाहिए। हमें उन्हें अपने जीवन में किसी ना किसी रूप में जुड़े रखना चाहिए, क्योंकि ये सच में बहुत अनूठा है कि हमारा परिचय किसी एकदम से अलग से इंसान से हुआ। यह आदमी दरबार में आए या ना आए, इसकी तनख्वाह हमेशा घर पहुंचती रहनी चाहिए। राजा बोलते हैं कि ये जो गुलाम होगा वो गुलामी की कविता करेगा। ये गुलाम नहीं है, ये स्वच्छंद कवि है, ये अपने आप में बहुत निराला है। तो ऐसे इंसान में अगर वो दरबार में आना पसंद करते हैं, नहीं करते हैं, कोई बात नहीं। इसको आप क्या करें, हर महीने इसके तनख्वाह पहुंचाते रहिए। ये अपनी मनमर्जी का मालिक है और उसी में ये जिए। ऐसे उच्च कोटि के कलाकार का भूखा रहना मेरे राज्य का सबसे बड़ा अपमान है। राजा ने कहा कि ऐसे उच्च कोटि का जो कलाकार है, इसका भूखा रहना मेरे जो है राज्य का बहुत बड़ा ये अपमान होगा। और अब नौजवान मंत्री की जो है आंखें खुल चुकी थी। तो ये था आपका कहानी जो कि सुदर्शन जी द्वारा लिखी हुई थी। और सुदर्शन जी के बारे में यहाँ है कि सुदर्शन जी का जन्म जो है वो 1895 यानी 1895 में पंजाब के सियालकोट नामक स्थान में हुआ था।
वहीं पर इनकी शिक्षा भी हुई। इनकी प्रमुख कहानी संग्रह जो है तीर्थ यात्रा, पत्थरों का सौदागर, पृथ्वी वल्लभ, बचपन की घटना, परिवर्तन, अपनी कमाई, शुभ प्रभात, सुदर्शन सुधा, इस प्रकार की जो हैं इतनी सारी हैं। इनके अलावा इन्होंने उपन्यास और नाटकों को भी रचा और 16 दिसंबर 1967 यानी 16 दिसंबर 1967 में मुंबई में इनकी जो है मृत्यु हो गई। तो ये था आपके कलाकार का परिचय। इसके अलावा आप शब्दार्थ याद करें, उससे वाक्य बनाएं और एक्सरसाइज मैं दूसरे दिन दूंगी। ओके, धन्यवाद।